नमस्कार एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा एजुकेशनल इंस्पेक्शन एंड सुपरविज़न। एजुकेशनल मैनेजमेंट की सीरीज हमारी चल रही थी, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन इस क्लास का रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निरीक्षण और पर्यवेक्षण का मीनिंग क्या होता है। इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि इंस्पेक्शन क्या होता है और सुपरविजन क्या होता है। फिर उसके बाद निरीक्षण का हम इतिहास जानेंगे, निरीक्षण की विशेषताओं पर बात करेंगे, वैसे ही उद्देश्य, कार्य, शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार और शैक्षिक निरीक्षण के दोष कौन से हैं। यानी कि इस सेशन में हम निरीक्षण वाला टॉपिक हम आज फिनिश कर देंगे संपूर्णता के साथ। और आप विश्वास रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस टॉपिक में सब कुछ कवर कर दिया है। जहाँ पे नोट्स की आवश्यकता थी वहाँ पर ये कई किताबों की समरी मैंने आपको इस जो ये पीडीएफ है क्लास का, इसमें आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, फिर उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करें, फिर उसके बाद एप्लीकेशन में आप मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पर क्लिक करें, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें, फिर उसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट वाली टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें। और वहीं पर आपको यूट्यूब क्लास पीडीएफ का एक फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे और टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, करें स्टार्ट सेशन को। तो सबसे पहले हम निरीक्षण और सुपरविजन का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि आपको अंदाजा नहीं होगा कि इन चीज़ों का हम बोलचाल में भी उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि इंस्पेक्शन वाले आ गए, जांच करने वाले आ गए। अब ये भाई साहब हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं, आपकी किराने की शॉप है तो वहाँ पे भी आ सकते हैं, मिठाई की दुकान पे तो आजकल आते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुणवत्ता देखी जा रही है कि नकली मावे का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है, इससे डर उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंस्पेक्शन कौन करता है? इंस्पेक्टर करता है। और इंस्पेक्टर जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, तो ये करता है निरीक्षण का काम। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो निरीक्षण होता है इसका दृष्टिकोण कैसा होता है? नकारात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है। क्योंकि जब इस तरह के इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं तो ये क्या है, कोई कमी निकालते हैं, कोई दोष निकालते हैं। जैसे निरीक्षण में क्या क्या किया जाता है? जांच की जाती है, अवलोकन किया जाता है, त्रुटियों का पता लगाया जाता है, नियमों की पालना करवाई जाती है। इसीलिए तो आपने कई बार देखा होगा ना कि जब निरीक्षण वाले आते हैं तो दुकान वाले शटर डाउन करके चले जाते हैं, क्योंकि भाई उनकी चोरी पकड़ में आएगी, फिर उनको पेनल्टी लगेगी, दंड दिया जाएगा, नियमों की पालना उनसे करवाई जाएगी। तो ये निरीक्षण होता है दोस्तों। इसमें क्या है? दोष देखे जाते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण इसमें होता है। इसीलिए आप ये सुनते हैं कि इंस्पेक्शन वाले आगे तो थोड़ा सा डर उत्पन्न हो जाता है, जबकि आपने ये नहीं सुना होगा कि सुपरविजन वाले आ गए। अब सुपरविजन क्या है, इसको भी आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है या शादी का फंक्शन है, और जहाँ पे 1000, 2000, 5000 आदमियों का खाना बनवाना है, तो काम को डिवाइड करना पड़ेगा। फिर टेंट वाला अलग से आएगा, हलवाई अलग आएंगे, हलवाई के वर्कर्स अलग आएंगे। तो हलवाई पता है वहाँ पे क्या करवाता है? जैसे मान लीजिए 50 वर्कर आए जो खाना बनाने का काम करेंगे, तो हलवाई क्या करेगा? हर 10 वर्कर पर एक सुपरवाइजर लगाएगा, और वो सुपरवाइजर क्या करेगा? उनके कार्यों का क्या करेगा? सूक्ष्म अवलोकन करेगा। और जहां पे भी मिस्टेक हो रही होगी तुरंत बोल देगा कि भाई इसको ऐसे कर। तो यहाँ पे जो सुपरविजन में जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है सकारात्मक, सुधारात्मक अपनाया जाता है, पॉजिटिव सेंस में। तो सुपरवाइजर कोई भी मिस्टेक होने लगेगी पहले टोक देगा कि भाई इसको ऐसे करो, पहले उसको करो, ये इस प्रोसेस से करो।
ताकि पूरा मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से चले। आ गई बात समझ में? तो सुपरविजन क्या होता है और इंस्पेक्शन क्या होता है, दोनों का मूल भाव आप समझ चुके होंगे कि होते क्या है ये। क्या बात समझ में आ गई सभी को? अब इसी को हम पढ़ेंगे शैक्षिक निरीक्षण और शैक्षिक सुपरविजन, यानी एजुकेशनल सुपरविजन। हमारी शिक्षा के क्षेत्र में इसको हम समझने वाले हैं। तो उम्मीद है दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को निरीक्षण से, फिर उसके बाद पर्यवेक्षण पढ़ेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन भी हम करेंगे। सबसे पहले निरीक्षण को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली लाइन मैंने लिखी है आपके नोट्स में, निरीक्षण की जो उत्पत्ति है एवं विकास है ये किसके द्वारा हुआ है? अंग्रेजों के द्वारा हुआ है। और अंग्रेजों के द्वारा कहाँ पे होगा विकास? इंग्लैंड में होगा, भी वहीं के थे अंग्रेज। और भारत क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो वहाँ पर जो नियम लागू होंगे उनका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी आएगा, क्योंकि भारत क्या है? उपनिवेश था। ठीक है, अब भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बात है दोस्तों 1854 की। तो वहां पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ जिसका नाम था वुड डिस्पैच घोषणा पत्र, जिसके अंतर्गत शिक्षा को कंट्रोल करने हेतु सर्वप्रथम, मतलब ये घोषणा पत्र जारी हुआ और वहां पे सर्वप्रथम एक पद सृजित किया गया शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए। उस पद का नाम है डीपीआई, यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और इस डीपीआई के पद के सहयोग के लिए कौन लगाए गए? इंस्पेक्टर लगाए गए। और यही इंस्पेक्टर क्या करेंगे? अब इंस्पेक्शन करेंगे, और उसी को हम बोलते हैं निरीक्षण। तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि भारत में निरीक्षण की जो शुरुआत हुई है, शिक्षा में निरीक्षण की जो शुरुआत हुई है, किस आधार पे? 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र से ये शिक्षा में निरीक्षण की शुरुआत भारत में हुई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न बन सकता है 1854 कौन सा घोषणा पत्र, और इसमें ये पद यहाँ पे सृजित किया गया, इंस्पेक्टर सहयोग के लिए लगाए गए। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलता हूं मैं। अब निरीक्षण शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का अवलोकन होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यों के अवलोकन को क्या कहा जाएगा? शैक्षिक निरीक्षण कहा जाएगा, जो कि आप जानते हैं। आगे चलता हूं मैं। अब देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं, उनको समझना जरूरी है। जैसे वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, वेबस्टर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निरीक्षण का अर्थ विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण, विद्यालय निरीक्षण कहा जा सकता है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसकी है, शैक्षिक परीक्षण की ये परिभाषा किसके अनुसार है? तो ये वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार है कि विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण ही क्या है? विद्यालय निरीक्षण कहा जा सकता है। साथ ही एक डेफिनेशन और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? निरीक्षण कहा जाता है। अब हम दोस्तों शिक्षा के दृष्टिकोण में उतर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल टॉपिक तो क्या है? यही तो है मूल टॉपिक, एजुकेशनल इंस्पेक्शन। पहले हमने इसकी परिभाषा समझी, मूल भाव इसका समझा, अब हम शिक्षा के क्षेत्र में इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये 1854 का वुड डिस्पैच घोषणा पत्र, इसी से नींव रखी गई, और ये वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार और डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार। ठीक है, आगे चलता हूं। और एक ये भी आप इंपॉर्टेंट करना, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है। निरीक्षण ही आधार है जिस पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। तो यानी कि ये तीन परिभाषाएं आपको याद रखनी है, वेबस्टर शब्दकोश, फिर डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार, और यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षा निरीक्षण का अर्थ क्या है। क्या बात क्लियर है? ये जो भी डेटा आपको बताया जा रहा है ये ऑथेंटिक सोर्स से बताया जा रहा है, तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। निरीक्षण की विशेषताएं।
अब यही निरीक्षण की विशेषताएं हैं, इन्हीं के साथ आप शैक्षिक निरीक्षण शब्द भी जोड़ दीजिए तो शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताएं बन जाएगी। सब जानते हैं आप, जांच करना, अवलोकन करना, त्रुटियों कमियों का पता लगाना। ये मैं आपको समझा ही चुका हूं कि इसका दृष्टिकोण कैसा है, आलोचनात्मक है, नकारात्मक है, क्योंकि इसमें क्या है, दोष निकाले जाते हैं, कमी निकाली जाती है, इस वजह से इसको हम नकारात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। ठीक बात है। औपचारिक निरीक्षण है ये। अब ये समझने की बात है कि ये औपचारिक निरीक्षण कैसे है। इसको ऐसे समझिए आप कि शिक्षा में जो निरीक्षण होता है वो सरकार के या उच्च अधिकारियों के आदेश पे होता है। ऐसे नहीं है कि मन हुआ चल दिए निरीक्षण करने, ऐसे नहीं होता है। नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, आदेश होता है गवर्नमेंट का, अधिकारियों का, उसके बाद ही इंस्पेक्शन होता है ना। अब सारी कहानी को आप रिलेट कीजिए, जैसे ये जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं, कुछ ऑर्डर होता है इनके पास तभी तो आते हैं। यही तो है औपचारिक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये औपचारिक निरीक्षण है। समयबद्ध होता है, लिमिट टाइम का होता है कि इतने टाइम में होना चाहिए। और ये क्या है, अवास्तविक निरीक्षण होता है, वास्तविक जांच नहीं होती है। कैसे कह सकते हैं कि वास्तविक नहीं होती है? भाई निरीक्षण करने वाला थोड़ी देर के लिए आता है और उस टाइम पे जो सिचुएशन उसको दिखती है उसके आधार पे वो निर्णय कर देता है। तो ये वास्तविक जांच इसको हम नहीं बोल सकते शिक्षा के क्षेत्र में भी। मान लीजिए कोई अधिकारी किसी स्कूल में निरीक्षण करने आया, मान लीजिए, और उसी दिन इत्तेफाक से 2-3 टीचर एब्सेंट थे, प्रिंसिपल साहब नहीं आए उस दिन, उनकी तबीयत खराब थी, तो वहां पे जो अधिकारी निरीक्षण करने आएगा तो उसको लगेगा कि यहाँ का क्या मैनेजमेंट है। लेकिन वो केवल उसी दिन के लिए हुआ था, तो ये वास्तविक जांच नहीं हुई ना, उसने उस सिचुएशन को देख के ही निर्णय कर लिया। तो इस प्रकार से मैं निरीक्षण में क्या है, दोष ढूंढे जाते हैं, ये आलोचनात्मक है। और जो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, फिर तानाशाह प्रवृत्ति का होता है। सारे नहीं होते हैं लेकिन उस तरह की भावना आ जाती है फिर। तो ये निरीक्षण की विशेषताएं हो गई, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब देखिए सर, विद्यालय निरीक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है क्या सभी को, या पिक्चर थोड़ा सा बड़ा करें? चलिए, मेरे ख्याल से दिखाई तो दे रहा है आप सभी को, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए उद्देश्य क्या क्या है। निरीक्षण का प्रयोजन शिक्षकों के शिक्षण को प्रभावी बनाना है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भी प्रभावी शिक्षण के लिए निरीक्षण जरूरी है, वरना फिर स्कूल में जो माट साहब हैं कितने बजे आ रहे हैं कितने बजे नहीं आ रहे हैं, और अधिकारी निरीक्षण करते रहे तो उनको डर रहता है कि कहीं नौकरी के ऊपर संकट नहीं आ जाए, प्रमोशन रुक नहीं जाए। तो क्या है, शिक्षकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण जरूरी है। निरीक्षण के माध्यम से ही शिक्षकों की कमियों को दूर करते हुए गुणों का विकास करके अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। ठीक बात है। अध्यापकों को मार्गदर्शन देने का कार्य भी निरीक्षक का है। कोई भी मार्गदर्शक अब तक मार्गदर्शन नहीं दे सकता जब तक वह अपने अधीन व्यक्तियों की क्षमताओं को सूक्ष्मता से नहीं पहचानता। इन क्षमताओं को निरीक्षण से ही समझा जा सकता है। मतलब ये ऐसी बातें हैं, आप स्कूल व्याख्याता का पेपर आप देने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी, इनमें समझाने का कोई विशेष कुछ है नहीं है। भी कमियां दिखेगी उनको हम दूर करेंगे। निरीक्षण द्वारा उनके सीखने की स्थितियों का मूल्यांकन करना होता है, जिसमें वह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी किन परिस्थितियों में अधिक सीखते हैं। बेसिक बेसिक सी बातें हैं। निरीक्षण का कार्य शिक्षकों के विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करने तथा उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने में सहायता देना है। मेरे ख्याल से पीडीएफ में आप सब कुछ देखेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। अगर आपने निरीक्षण का मतलब समझ लिया है, इसकी विशेषताओं को समझ लिया है, तो इसके उद्देश्य अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। निरीक्षण का कार्य शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण करने का ज्ञान प्रदान करना तथा पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य उद्देश्य से अवगत कराना है। बेसिक बेसिक बातें, मेरे ख्याल से कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूँ। जो यूनिक चीज़ें हैं उस पर हम बात करते हैं। अब देखिए शैक्षिक निरीक्षण के कार्य कौन कौन से हैं। प्रशासनिक कार्य 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, प्रशासनिक कार्य, निरीक्षण कार्य और संपर्क कार्य। प्रशासनिक कार्यों में कौन से कार्य आएंगे, जो कि प्रबंधन से संबंधित है, मैनेजमेंट से संबंधित है, जिसमें
शिक्षकों के वेतन भत्ते, अवकाश, कहाँ पे शिक्षकों की पोस्टें खाली चल रही है वहाँ पे शिक्षकों को लगाओ, मूव करो, ट्रांसफर करो। समझ गए आप? तो ये सब प्रबंध से जुड़े हुए कार्य किस में आएंगे? प्रशासनिक कार्यों में आएंगे, जो कि निरीक्षण से ही तो पता चलेगा। भाई जब निरीक्षक स्कूल में पहुंचेगा तभी तो वहां की विद्यालय की स्थिति उसको समझ में आएगी कि यहाँ शिक्षकों के पद ही नहीं है, खाली हैं, क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ की, लाइब्रेरी में टेबलेट टूटी हुई है, चेयर्स कम है। निरीक्षण से सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद है निरीक्षण का कार्य। जैसे कक्षा कक्ष को वो देखेंगे, निरीक्षण करता, शिक्षण का तरीका देखेंगे, गृह कार्य देखेंगे कि शिक्षक बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं क्या, नियमित रूप से जांच हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो भी इंस्पेक्शन से जुड़े हुए, विद्यालय से जुड़े हुए कार्य हैं वो सब इसमें आएंगे। प्रबंध वाले इसमें आएंगे, निरीक्षण कार्य इसमें आ जाएंगे, और संपर्क कार्य जिसमें अभिभावकों से, समुदाय से, अधिकारियों से संपर्क वगैरह से संबंधित, रिपोर्ट वगैरह से संबंधित कार्य इसमें होंगे। बेसिक सी बात है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सा शैक्षिक निरीक्षण का कार्य नहीं है, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। आगे चलता हूं। ठीक है जी। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया। जो हमने इंडेक्स आपके सामने प्रस्तुत किया था, निरीक्षण और पर्यवेक्षण क्या होता है ये हमने समझ ली बात। इतिहास को हमने समझ लिया कि इसकी निरीक्षण की शुरुआत कब और कैसे हुई, 1854 में वुड डिस्पेच घोषणा पत्र से। निरीक्षण की विशेषताएं हमने समझ ली, उद्देश्यों पे बात कर ली, कार्य हमारे हो चुके हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार, शैक्षिक निरीक्षण के दोष, और भी जो भी बातें होंगी सबको हम कवर करने वाले हैं। आइए अब देखिए, भारत में शैक्षिक निरीक्षण की स्थिति पर अब हम बात करते हैं। इसको समझिएगा आप। एक तो हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अनुसार। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था। और एक है शिक्षा संहिता के अनुसार। ये राजस्थान की जो शिक्षा संहिता है उसके रूल क्या कहते हैं, कि निरीक्षण कैसे होगा, उसके क्या नियम हैं। और जो एनसीईआरटी है उसने पूरे भारत के हिसाब से बनाए हैं, ये राज्य के हिसाब से हैं। पहले हम एनसीईआरटी के अनुसार बात करते हैं। एक शैक्षिक सत्र में निरीक्षण करता 120 दिन क्या करेगा, निरीक्षण का कार्य करेगा। ये एनसीईआरटी ने बनाया है। ये दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 100 औसत संस्थाओं का निरीक्षण करेगा। ठीक है, एक तो 120 दिन निरीक्षण कार्य करेगा, और 100 औसत संस्थाओं का मतलब 100 विद्यालयों का बोल दीजिए, 100 संस्थाओं का बोल दीजिए। और तीसरा पॉइंट, निरीक्षण कार्य 1 या 2 दिन का हो। मतलब इतना तो होना ही चाहिए, 1 या 2 दिन का। ऐसे नहीं है कि भाई गए 5 मिनट में देखा करा और हो गया निरीक्षण, बना दी रिपोर्ट। ऐसे तो क्या पता चलेगा, रिपोर्ट ही गलत बनेगी, आपका जो इंस्पेक्शन है वही गलत चीजें बताएगा। तो कम से कम निरीक्षण थोड़ा सा 1 या 2 दिन का तो होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो ये किसके अनुसार, ये एनसीईआरटी के अनुसार क्राइटेरिया फिक्स किया है। 120 दिन, 100 संस्थाओं का, और निरीक्षण कार्य 1 या 2 दिन तक का होना चाहिए। अब शिक्षा संहिता के अनुसार 30 अध्यापकों तक 3 बार निरीक्षण होना चाहिए। वही एक शैक्षिक सत्र में 30 अध्यापकों का स्टाफ है कहीं पे, तो वहाँ पे 3 बार निरीक्षण होना चाहिए। 30 से अधिक शिक्षक हैं तो फिर 2 बार होना चाहिए, और कार्यालय का या प्रभार का 2 बार निरीक्षण होना चाहिए यहाँ पे। तो एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, कौन सा एनसीईआरटी के अनुसार नहीं है, या डायरेक्ट छोटा सा प्रश्न भी पूछा जा सकता है भी कितने दिन का, 120 दिन का, कितनी संस्थाओं का, 100 संस्थाओं का। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। आप एक बार पढ़िए, मैं साइड में आ जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निरीक्षण प्रक्रिया के दोष। अब देखो, पहले हम सामान्य दोषों की बात करते हैं, फिर विभिन्न आयोगों ने जो दोष बताए, जैसे सैडलर आयोग ने क्या कहा है, साइमन आयोग ने क्या कमियां बताई है,
निरीक्षण की, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले हम जर्नल दोषों की बात कर लेते हैं कि निरीक्षण प्रक्रिया में आम दोष निम्नानुसार है। जैसे पहली बात, निरीक्षक अप्रशिक्षित होते हैं, अतः सही ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। में निरीक्षक भी वेल ट्रेंड होना जरूरी है ना, लेकिन कई निरीक्षक कैसे होते हैं, अप्रशिक्षित होते हैं, तो वो गलत चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो गलत रिपोर्ट निकल के आएगी उनकी। दूसरी बात, निरीक्षकों की संख्या कम होती है, अतः संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ये जो निरीक्षण करता है वो है ही इतनी कम संख्या में देश में कि वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं, और फिर उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव होता है क्या, भी 100 संस्थाओं का करो, 120 दिन निरीक्षण का कार्य होना चाहिए, तो फिर वो गुणवत्ता नहीं आ पाती उस चीज में। थर्ड वाला, उपनिदेशक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण औपचारिक होते हैं, ये बात ध्यान रखना भैया। उपनिदेशक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण औपचारिक होते हैं तथा आधिकारिक होते हैं, सुधार के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, निरीक्षण दिखावा मात्र रह जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भी निरीक्षण कुछ समय के लिए होता है। निरीक्षण एक निश्चित प्रारूप के आधार पर होते हैं, नवीन दिशा के द्योतक नहीं। निरीक्षण के प्रति विद्यार्थियों की नकारात्मक अभिवृत्ति होती है ना। वो स्टार्टिंग में ही मैंने समझा दिया था आपको कि नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, आलोचनात्मक होता है। तो ये एक नॉर्मल जो बातें हैं निरीक्षण के दोष, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जैसे सेडलर आयोग 1917-19, इसने क्या दोष बताए निरीक्षण के। सेडलर आयोग के अनुसार निरीक्षण करता बड़ा जल्दबाजी में होता है। ये कह रहे हैं कि साहब निरीक्षण करता जल्दबाजी में होता है और मित्रतापूर्ण संबंध रहित होता है। होता है ना, आपने भी देखे होंगे कि इंस्पेक्शन करने वाले एटीट्यूड में आते हैं, फटाफट जल्दबाजी में देख लेते हैं कि ये क्या है वो क्या है। उनका जो रवैया है वो मित्रतापूर्ण नहीं होता, सहयोग वाला नहीं होता, आलोचनात्मक होता है, नकारात्मक होता है। ये बात कह रहा है कौन, सेडलर आयोग कह रहा है। पूछा जा सकता है कि ये किसने कही है ये बात निरीक्षण के लिए। ठीक है, उसके बाद साइमन आयोग क्या कहता है 1928, इसके अनुसार निरीक्षण करता स्कूल की कमियों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये कीवर्ड पकड़ना है आपको, स्कूल की कमियों पर साइमन आयोग। बड़ा जल्दबाजी वाला कार्य सेडलर आयोग ने बताया। संबंध रहित, मित्रतापूर्ण संबंध रहित होता है। साइमन ने कहा कि स्कूल की कमियों पर अधिक ध्यान देता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग 1952-53, इसने क्या कहा, निरीक्षण करता तानाशाह के रूप में। समझ रहे हो आप भाई, वो थोड़ा सा होता है ना, तानाशाह के रूप में जांच करने के लिए आता है, कमियां निकालता है। केवल दिखावा मात्र, रचनात्मक न होकर नकारात्मक। भाई जो निरीक्षण करता होता है वो भाई ये दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है, रचनात्मक नहीं होता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने और क्या बताया कि भी निरीक्षकों की संख्या कम है, ये बढ़ाई जानी चाहिए। तो संख्या में कमी है निरीक्षकों की, तो ये भी एक कमी वाला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो निरीक्षण प्रक्रिया है उसमें निरीक्षकों की संख्या कम है। तो ये 3-4 बातें किसने कही, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही। किसको लेके, शैक्षिक निरीक्षण को लेकर। वैसे ही नरेंद्र देव आचार्य के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि निरीक्षक परंपरागत व यंत्रवत है। इसका मतलब समझते हो क्या आप, यंत्रवत है यानी कि मशीन के जैसे काम करता है। कि भाई अब मान लीजिए इंस्पेक्शन का ऑर्डर आ गया, अब वो जाएगा, वो कहेगा कि भाई उपस्थिति रजिस्टर दिखाओ, मतलब वो 5-7 जो रटे रटाए काम है वही बार बार दोहराए जाते हैं इंस्पेक्शन में। तो ये क्या है, यंत्रवत कार्य हो गया, मशीनी कार्यों के जैसे हो गया, इसमें रचनात्मकता नहीं है। तो ये इन्होंने यही बोला कि निरीक्षक क्या है, परंपरागत व यंत्रवत है। यंत्रवत का मतलब मैंने आपको समझा दिया, मशीनी कार्य जैसे। ये मशीन एक ही जैसा कार्य करती रहती है, तो वैसे ही हो जाता है ये भी, नरेंद्र देव आचार्य के अनुसार। ये आगे बात समझ में। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको बताई जा रही है, इनको आप ध्यान में रखना, बस यहीं से प्रश्न बनेंगे। और फिर प्रश्नों का कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, जब आप
ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए कपिलांश एकेडमी का, और यहाँ पर ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो टेस्ट सीरीज है इसको आप ज्वाइन करिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा शैक्षिक निरीक्षण और सुपरविजन वाला, तो इसके आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, 3-4 टेस्ट मिलेंगे। वैसे ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हर टॉपिक के टेस्ट मिलेंगे। उन सभी का चार्ज मात्र 50 रुपये है ओवरऑल, जिसमें आपको पीडीएफ के नोट्स भी मिल जाएंगे और सभी टॉपिक के टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये ज्वाइन करें आप एप्लीकेशन पे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं दोस्तों नरेंद्र देव आचार्य के अनुसार निरीक्षण को लेकर इन्होंने क्या कहा। ठीक बात है। अब आ जाते हैं सर विद्यालय निरीक्षण के प्रकार। 3 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है संशोधनात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। बहुत सिंपल है, इनका मतलब आप समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहला है संशोधनात्मक। सब कुछ इसी में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इस उपागम में निरीक्षण के अंतर्गत विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों, प्रवृत्तियों, कार्यालय की गतिविधियों का अवलोकन करता है और प्रभावी निष्पत्ति के लिए आवश्यक सुधार के लिए संशोधन प्रस्तुत करता है। अवलोकन विश्वसनीय हो इसके लिए आवश्यक रिकॉर्ड एकत्रित करता है, तभी सुझाव विश्वसनीय हो सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण में कमियां तथा संस्था के अच्छे कार्यों के अवलोकन को नजरअंदाज कर दिया जाता है, अतः इस प्रकार के निरीक्षण की आलोचना होती है। तो ये है संशोधनात्मक। ठीक है जी। उसके बाद है निरोधात्मक। निरोधात्मक निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता निरीक्षण के बाद समस्याओं पर अपनी राय शिक्षकों, वरिष्ठ शिक्षकों तथा संबंधितों को देते हैं ताकि वर्तमान स्थितियों में सुधार हो सके, परंतु इस निरीक्षण में निरीक्षक को पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, भावी सुधार के परिणामों से परिचित होना चाहिए। नाम से ही पता लगता है निरोधात्मक भी जो कमियां हैं उनके सजेशन वो देता है। और तीसरा है रचनात्मक परीक्षण। यह जनतंत्री मूल्यों पर आधारित होता है। निरीक्षक एक सहयोगी की भूमिका का निर्वाह करता है। जिसका निरीक्षण किया जाता है वह जानता है कि उसके निरीक्षण का उद्देश्य रचनात्मक है, शिक्षण व कार्य दक्षता में सुधार लाना है, अतः इससे परस्पर बढ़ता है। निरीक्षण के बाद सबल पक्षों की प्रशंसा से शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कौन सा निरीक्षण इन तीनों में से बढ़िया है। संशोधनात्मक, ये इसकी तो देखिए आलोचना होती है, खुद ही बोल रहा है। उसके बाद निरोधात्मक और तीसरा है रचनात्मक। तो सबसे बेस्ट ये हो गया हमारा रचनात्मक निरीक्षण। आगे बात समझ में? इसमें क्या हो रहा है, शिक्षकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना, ये निरीक्षण के 3 प्रकार है, संशोधनात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा आसानी से, इजी लैंग्वेज में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। विद्यालय निरीक्षण की विधियां, अब इसको ध्यान से समझना, 2-3 प्रश्न बनेंगे यहां से। कैसे निरीक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा होता है। यह निरीक्षण 2 प्रकार का होता है। देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। यह 2 प्रकार का होता है, हो सकता है। एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य। जो निरीक्षण है ये 2 प्रकार का हो गया, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक निरीक्षण किसी विद्यालय संगठन की प्रबंधकारिणी द्वारा, प्राचार्य द्वारा हो सकता है, परंतु इस प्रकार के निरीक्षण को आंतरिक होने से अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक निरीक्षण कौन करता है, कौन कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए प्रबंधकारिणी द्वारा, प्राचार्य के द्वारा, यानी स्कूल का ही आदमी निरीक्षण करेगा। अब आप खुद बताइए, जब आदमी, इंसान को खुद के अंदर खुद की गलती उसको दिखाई देती है क्या? क्योंकि वो खुद का निरीक्षण करेगा तो वो कभी भी कमी को ढूंढ ही नहीं पाएगा, उसके हिसाब से सब कुछ सही होगा। वही बात यहाँ पे स्कूल के ऊपर अप्लाई हो रही है। अभी स्कूल का आदमी ही निरीक्षण करेगा तो वो कैसे कमियों को बताएगा? तो इसलिए इसको महत्व दिया नहीं जाता। बाह्य निरीक्षण को ही निरीक्षण की संज्ञा दी जाती है। ठीक बात है। यह निरीक्षण उप निदेशक, निदेशक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा होता है। हम आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्कूलों के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया निरीक्षण क्या कहलाता है? आंतरिक निरीक्षण, बाह्य निरीक्षण, कभी आंतरिक या कभी बाह्य। तो ध्यान रखिएगा बाह्य निरीक्षण होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
ने जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रशासन और दूसरा निरीक्षण के लिए नियुक्त करने की अनुशंसा की है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आंतरिक और बाह्य। अब एक कैटेगरी और है, कभी कभी शिक्षा मंत्री भी निरीक्षण करते हैं और ये निरीक्षण दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी शिक्षा मंत्री भी स्कूलों में पहुंच जाते हैं। एक निरीक्षण तो मैंने ये बताया आंतरिक और बाह्य, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि कभी कभी शिक्षा मंत्री भी निरीक्षण करते हैं। ये निरीक्षण दो प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे? पूर्व सूचना के आधार पे, भाई जाने से पहले ही सूचना दे देंगे कि भाई शिक्षा मंत्री जी आ जाएंगे। और एक है क्या, बिना पूर्व सूचना के आकस्मिक निरीक्षण। अचानक से भाई साहब शिक्षा मंत्री जी की गाड़ी पहुंच गई विद्यालय में और पता चला माट साहब सो रहे हैं। तो वो निरीक्षण ये हो गया। देखिए पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। इसमें विद्यालय को निरीक्षण के पूर्व में सूचित किया जाता है तथा किन किन तथ्यों का निरीक्षण किया जाना है इसकी पूर्व सूचना दी जाती है। इस प्रकार के निरीक्षण में प्राध्यापक शिक्षक कार्यालय सभा निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं। उपनिदेशक जिला शिक्षा अधिकारी के माह में 15 दिन विद्यालय निरीक्षण के निर्देश हैं। इन निरीक्षण के बाद रिपोर्ट विद्यालय को भेज दी जाती है। अब भाई इसमें तो पहले ही सूचना दे दी जाती है तो सब काम बढ़िया सेट हो जाता है। मजा तो इसमें ही आता है अचानक से पहुंचे और फिर वहां पे इंस्पेक्शन हो, तभी रिपोर्ट बढ़िया आएगी सामने। इसका उद्देश्य वास्तविक विद्यालय की चलती कार्यरत स्थिति को देखना है। क्या शिक्षक समय से आते हैं, क्या गृह कार्य देते हैं, गृह कार्य का निरीक्षण करते हैं। समझ गए ना, नाम से ही पता चल रहा है। बाकी आप पढ़ेंगे सब कुछ इजीली समझ में आएगा। बस थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ है नहीं। तो ये हो गया विद्यालय निरीक्षण की विधियाँ, बाह्य और आंतरिक। फिर उसके बाद पूर्व सूचना के आधार पे और आकस्मिक। विद्यालय निरीक्षण के प्रकार मैंने आपको बता दिए, सारी बातें आपके सामने है। बस इतना ही है ये टॉपिक। और आज के टॉपिक में हमने निरीक्षण कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी एक क्लास रखेंगे, सुपरविजन भी हम समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ हमारे ये 3 टॉपिक हो जाएंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट में। ठीक है ना। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सारे टॉपिक आप देखिए। और पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के लिए कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम सुपरविज़न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।